पूरा चैप्टर कवर करने वाला हूँ, यानी कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इन सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। सॉफ्टवेयर में किस तरीके से यूज करना है ये भी बताऊंगा। ओके, तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो एरेज क्या होते हैं? एरेज असल में ग्रुप ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स होते हैं। होमोजेनियस एलिमेंट्स मींस जैसे लिस्ट है। लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर कई सारी वैल्यूज हम रख सकते हैं। जैसे नॉर्मल मैं ये 3-4 वैल्यूज ले लेता हूं। ओके, तो ये क्या है? इट इज अ लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, ये 4.6 कर दिया मैंने, तो ये इंटीजर हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, ये फ्लोट हो गया, ये इंटीजर हो गया। तो लिस्ट के अंदर मिक्स वैल्यू रख सकते हैं। यहां पर होमोजीनियस का मतलब है कि जो एरे होगा उसके अंदर एक ही डेटा टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं, चाहे आप कोई सी भी वैल्यूज रखो। ओके, अगर स्ट्रिंग रख दिया है तो सारी स्ट्रिंग होनी चाहिए, अगर इंटीजर रख दिया है तो सारे के सारे इंटीजर रखने चाहिए। तो ये अभी एक छोटा सा इंट्रो है। ओके, डिटेल में हम पढ़ेंगे इसी ट्यूटोरियल में। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो एरे आपको क्लियर हो गया कि एरे क्या होता है? ग्रुप ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स। इसलिए मैंने आपको लिस्ट का एग्जांपल दिया ताकि आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूजन ना हो। तो एरे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है वन डायमेंशनल जिसे हम वेक्टर्स बोलते हैं, दूसरा है मल्टी डायमेंशनल जिसे हम मैट्रिसेस भी बोलते हैं। ओके, तो वन डायमेंशनल 1D बोलेंगे और मल्टी डायमेंशनल में 2D 3D 4D इस तरह इतनी डायमेंशंस के मतलब कितने भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये सारे डायमेंशंस के एरे आ जाते हैं मल्टी डायमेंशनल में। और इतना मैं आपको बता दूं, आपका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 1D एरे है और 2D एरे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1D एरे। 1D एरे के लिए क्या करना है? आपको numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी सॉफ्टवेयर में अभी बताऊंगा किस तरीके से यूज करना है। ओके, पर अभी ये यहां पे देख लो ताकि सॉफ्टवेयर में जब बताऊं तो कंफ्यूजन ना हो आपको। तो आपको numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा और आप एज कीवर्ड देकर यहां पर आपको बार बार numpy ना लिखना पड़े। ये जो है लिखा हुआ है ना numpy का अगर आपको कोई भी फंक्शन यूज करना है तो आपको बार बार numpy लिखना पड़े, इसलिए आप इसे शॉर्ट में कोई भी यहां पे इधर नाम दे सकते हो। मैंने NP लिखा हुआ है। क्लियर? तो अभी बताऊंगा प्रैक्टिकली तो और क्लियर होगा अच्छे से। तो यहां पे एक लिस्ट ली हुई है। लिस्ट के बाद अब यहां पे देखो मैंने numpy लाइब्रेरी का एक फंक्शन लगाया है एरे। तो अब देखो किसी भी लाइब्रेरी का कोई फंक्शन होता है, उस फंक्शन को यूज करने के लिए फंक्शन से पहले उस लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं हम। तो यहां पर मैंने numpy को एज NP से इंपोर्ट किया है, मतलब NP नाम से इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो मुझे बार बार numpy नहीं लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में NP लिख दूंगा, काम चल जाएगा। मैं यहां पर कोई भी नाम दे सकता था, NP की जगह कोई भी नाम दे सकता था, NY NU कुछ भी दे सकता था, कितने भी बड़ा नाम। ओके, तो यहां पे NP क्लियर हो गया। अब ये L नाम का वेरिएबल है जिसमें लिस्ट है। A यहां पे दूसरा वेरिएबल लिया जिसमें मैंने np.array फंक्शन लगाया और फंक्शन के अंदर मैंने लिस्ट रख दी। ओके, तो ये जो लिस्ट रिसीव हुई है ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, बाद में एरे को प्रिंट कराया, लिस्ट को प्रिंट कराया। अब आउटपुट देखो, तो देखो एरे ऐसे आया है बिल्कुल। ठीक है, और जो लिस्ट आई है वो ऐसे आई है। एरे का कोई भी जो वैल्यू है उसके बीच कॉमा नहीं है आउटपुट में, लिस्ट में कॉमा है, ये आपको दिख गया होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो देखो अब मैं आपको इसको सॉफ्टवेयर में बता देता हूं कि किस तरीके से आपको यूज कर सकते हो इसको। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया सिंपली। अब मैं रन कराता हूं इसको। numpy देखो अब ये सारे कलर चेंज हो गए हैं। ओके, रन किया, सेव कर लेते हैं हम। ओके, तो देखो आउटपुट में देखो पहले एरे आ गया, उसके बाद आ गई लिस्ट। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। ओके, तो आप टाइप भी पता कर सकते हो कि आपको कंफर्म करना है कि क्या टाइप है। तो आपने क्या करा, टाइप फंक्शन लगाया जो कि numpy का नहीं है। ओके, ये पाइथन में बाय डिफॉल्ट मतलब पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का है ये। तो पहले हम a वेरिएबल जो है जिसके अंदर एरे है उसका डेटा टाइप पता कर लेते हैं। वैसे तो हमें पता ही है कि एरे है, बट हम प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं। ओके, हम प्रैक्टिकली चेक करना चाह रहे हैं, तो यहां पे L लिख दिया। तो अब इसको दोबारा से रन करते हैं। तो देखो पहले A प्रिंट किया था ना टाइप में, तो numpy एरे दिखा रहा है, एंड एरे। देखो एरे को हम एंड एरे भी बोलते हैं।
तो मैं एंड एरे बोलूं, एरे बोलूं तो या फिर नमपाई एरे बोलूं तो बात एक ही है। इतनी चीज समझ लो। ओके, तो सेकंड है लिस्ट, पहला है नमपाई एरे। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब देखते हैं 2D एरे। तो 2D एरे जो है, 1D एरे तो बहुत ईजी है समझना। 1D एरे में तो सिंपल एक लिस्ट के जैसा आउटपुट होता है, दिखता है लिस्ट के जैसा, सिंपल एक लीनियर वे में वैल्यूज लिखी हुई होती हैं। अब 2D एरे में देखो, 2D एरे में क्या होता है, वही नमपाई को मैंने इंपोर्ट किया एज एनपी, लिस्ट 1 ली, लिस्ट 2 ली, एनपी डॉट एरे लगाया, और इस तरीके से, ये खास तौर पर ध्यान रखना इस पंक्चुएशन का, ब्रैकेट्स, कॉमा। अब 2-3 बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे सॉफ्टवेयर पर तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहां पे वेरिएबल ले लिया ये ए नाम का, एनपी डॉट एरे लगाया, और लिस्ट ले ली L1 और L2। तो अब ये किस तरीके से आएंगी, क्या ये ऐसे हो जाएगा 5 6 7 8 6 7 8 9, क्या ये 2D ऐसे बन जाएगा 2D एरे? In today's era, the internet and smartphones have become an integral part of our lives. We use our phones for almost all of our day-to-day tasks. Earlier, we used to shop at malls, queue up in front of banks, and make our travel bookings at travel agencies. But now, we can do all this in the comfort of our homes using smartphones. All of this is possible because of a high-level programming language called Java. Hi guys, welcome to this video that will tell you everything you need to know about the class-based, object-oriented programming language Java. Java is an object-oriented programming language that is used in a distributed environment on the internet. It is a high-level language that is easy to read and understand. Java is popularly used in console, graphical user interface, web and mobile applications, game development, and also to make embedded systems. Apart from these, Java is also used to develop software for devices. It is used not only in computers and mobiles, but even in electronic devices like televisions, washing machines, air conditioners, and so on. Online forms, banking, and shopping are possible because of Java. Java is a computer-based programming language invented by James Gosling and Sun Microsystems in 1991. He had a single motto while creating the language. It was write once, run anywhere. This meant that the code would have to be written only once, but it could be used anywhere. They named this language Oak because of the oak tree outside Gosling's office. Later, it was named to Green, then to Java Coffee, which was named after the coffee from Indonesia, and finally to Java in 1995. There are 3 editions of Java. Each programmer can learn any of these editions based on the application they want to make. Firstly, we have Java Standard Edition. This edition contains core libraries like java.lang, java.util, etc. Secondly, we have Java Enterprise Edition. This edition has APIs like JMS, EJB, JSP, servlets, etc. And lastly, we have Java Micro Edition, which is used to program Java in cell phones, set-top boxes, handhelds, and so on. Java is an object-oriented programming language based on C and C++. However, it is improved and simplified to solve the errors in programming. Java files are converted to bitcode format using a compiler and then executed by the Java interpreter. The whole Java code is run on the Java virtual machine, which provides a runtime environment. Now, the main concepts in Java are its methods and classes. A method is a block of code that performs a task only when it is called. Consider this example. While watching TV, you use the TV remote to change channels. Each button on the remote performs a different task. Methods in Java are the same. We can have methods to add 2 numbers or email a person or to convert kilometers to meters. A group of methods make a class. Classes are used to organize code just like how fruits, vegetables, and clinical products are divided into different sections in a supermarket. There are a lot of features in Java. Let's start by looking at them one by one. It has a simple syntax and is very easy to understand and learn. Java language is robust. It eliminates errors that occur in the C and C++ languages. Java also has features like garbage collectors and exception handling. This makes Java very unique. The most popular feature of Java is that it is platform independent. Here, compilation happens in bytecode, and because of this, Java can run on any machine. It is a very secure language as it contains no virus. Java has a feature of multi-threading. The feature of multi-threading helps Java do multitasking. This means that you can have multiple tasks running at the same time. It is a very secure language as it contains no virus. Java has a feature of multi-threading. The feature of multi-threading helps Java do multitasking. This means that you can have multiple tasks running at the same time. It is a very secure language as it contains no virus.
Java is a portable language as it can run on any platform and data type sizes are set permanently. So Java program has a fixed size of the code. The last of all, Java is not as fast as C and C++, but provides higher performance than any other language. Now let's see OOPS concepts in Java. Java has 4 concepts: abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism. In Java, we use objects and classes related to the real world that makes the code easier to make and understand. Abstraction means showing the relevant information that is needed for a task. Encapsulation makes the Java code secure. Data is stored within the classes, and it is not easy to access the data. The next feature is inheritance. As the name suggests, the attributes and characteristics of one class can be inherited by another class. Because of this, coders take less time to create the code. Lastly, we have polymorphism, which means using the same method for different tasks. In Java, we can use the same object or variable in 2 different places where their tasks will differ. This brings us to the end of this video. Thank you for watching, keep learning and stay tuned for more from Simply Learn. दोस्तों, ये समय है घर रहकर सुरक्षित रहने का। ये समय है एकजुट हो, एक दूसरे के साथ देने का, और हम सब मिलकर दिल से आपकी सेवा में आपके लिए तैयार है। हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो सामान जो जरूरी है ताकि आप रह सके अपने घर में सुरक्षित। भारत के साथ हम सब एक साथ। हम सब एक साथ। हम सब एक साथ। हम सब एक साथ। का मतलब ये नहीं है, अगर इस तरीके से आ रहा है कोई आउटपुट तो वो ये जो है वो 1D एरे ही है। 2D एरे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, बहुत इजी भी है लेकिन। तो यहां पे फिर मैंने क्या करा, प्रिंट ए कर लिया। ठीक है, जो 2D एरे ए के अंदर है वो प्रिंट कर लिया और उसके बाद ए का टाइप पता कर लिया। टाइप आपको पता है, एंड एरे आएगा। तो देखो आउटपुट देखो क्या आ रहा है। आउटपुट आपका आया ये 2D एरे ऐसे बन के आया है इस तरीके से। जो हमने दोनों जो L1 लिस्ट और L2 ली थी वो इस तरीके से आया। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल, ये देखो अब इनके बीच कोई वैल्यू लिखी है, वो कैसी वैल्यू है, 1D एरे की। 2D एरे में क्या है, लिस्ट, और लिस्ट के अंदर लिस्टें होती हैं, वो कहलाता है 2D एरे। क्लियर, लिस्ट है उसके अंदर लिस्ट है, मतलब एरे है, 1D एरे है उसके अंदर और एरेज है, वो कहलाएगा 2D एरे। क्लियर, तो ये वाला जो है देखो, ये यहां से ये देखो, दिस इज द 1D एरे। ठीक है, इस 1D एरे के अंदर 3 वैल्यूज हैं, दिख रहा है। अब ये जो 3 वैल्यूज हैं ये खुद एक एरे हैं अपने आप में। ओके, तो इन एरेज में वैल्यूज हैं 2, 4, मैं 2 वैल्यूज दे देता हूं, 5, 6। ठीक है, अभी इन सब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में आएंगी, शेप और इनका आइटम साइज, ये सारी चीजें। ठीक है, इनकी डायमेंशंस। ओके, तो बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, इस ट्यूटोरियल को लास्ट तक देखिएगा, सारा चैप्टर आपका ढंग से क्लियर हो जाएगा। 7, 8, तो 2D एरे ये होता है, ये 2D एरे आप समझ गए। ठीक है, ये मल्टी डायमेंशनल में आता है, 3D एरे नहीं है, 4D एरे भी नहीं है। बट आपकी नॉलेज के लिए मैंने 3D एरे के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको और समझना है। ठीक है, 3D एरे वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप एक्सटर्नली और नॉलेज के लिए देखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई, ये मैं बता ही चुका हूं। टाइप ए का जो डेटा है वो कैसा है, ए का जो डेटा है वो कैसा है, नंपाई एंड एरे। क्लियर, तो ये एक और एग्जांपल देखो, लास्ट वाले एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे, 2 लिस्टें हमने अलग से ली हुई थी, फिर उन लिस्टों के नाम हम लिख रहे थे। ओके, ब्रैकेट्स के अंदर L1 और L2, मैं 3 लिस्टें भी ले सकता था, 4 लिस्टें भी ले सकता था, वो सारी एरे बन के आ जाती। ये ऊपर नीचे इसलिए दिया गया है ताकि अभी आगे जाके हम इसकी शेप के साथ वर्क करेंगे, 1D 2D। ठीक है, तो हमें कंफ्यूजन ना हो। इस तरीके से जो पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो इसलिए इसका आउटपुट ऐसा देता है वो। ओके, तो और आगे देखते हैं। अब इस तरीके से भी मैं यूज कर सकता हूं, देखो इंपोर्ट नंपाई एज NP। अब यहां पर मैंने लिस्ट जो है वो ऑलरेडी
वेरिएबल में सेव नहीं करा रखी है, डायरेक्ट एरे फंक्शन में लिस्टें दी हुई है मैंने। ये एक लिस्ट दी हुई है, देखो ये दूसरी लिस्ट दे दी मैंने यहाँ पे। डायरेक्ट मैं 3 लिस्ट दे सकता था, सॉफ्टवेयर में यूज करके बताता हूं अभी आपको, ठीक है। अभी देखो नॉर्मल 2 लिस्टें हैं, मतलब एक जो 2D एरे है उसमें 2 लिस्टें आ रही हैं। ओके, अभी इसका 2 लिस्टों का रन करके देखते हैं। देखो ये आ गई आउटपुट आपका। अब मैं चाहूं तो अलग से 3 लिस्टें भी ले सकता हूं। ओके, L2 के बाद यहां पर भी आपको अपडेट करना है। ओके, रन किया तो देखो 3, ये एक एरे बन के आया है भाई। हमने खाली ए को ही तो प्रिंट कराया है, तो ए का आउटपुट ये आ गया नीचे, क्लियर। और ये numpy एंड एरे तो ये दिखाई रहा है इसका। ये लिस्टों को मैं उठा के रख देता हूं, डायरेक्टली भी रख सकते हो, इसलिए ये बता रहा हूं कि आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो इस चीज को। कट कर लिया यहां से, लेट्स पेस्ट इट हियर, और इन तीनों को हटा देते हैं, L1 L2 L3 को, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। तो एरे फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यूज दे दी हमने। रन करते हैं प्रोग्राम को, देखो वही आउटपुट आया जैसा पहले आ रहा था, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब एनाटॉमी ऑफ numpy एरेज, तो एनाटॉमी ऑफ numpy एरेज का मतलब क्या है कि जो एरेज हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से मेमोरी में वो स्टोर किए जाते हैं। तो इसमें हम कुछ टर्म्स समझेंगे। तो पहला टर्म है एक्सेस। तो एक्सेस का मतलब क्या है, numpy मतलब ये जो पाइथन की जो लाइब्रेरी है, ओके, तो इस लाइब्रेरी में मतलब पाइथन में जो डायमेंशन होती है एरेज की उसे हम एक्सेस बोलते हैं। जैसे 1 डायमेंशन है उसे एक्सेस 0 बोलेंगे, 2 डायमेंशन है उसे एक्सेस 1 बोलेंगे। अभी 2 डायमेंशन में एक्सेस 1 का मतलब क्या है, जैसे कोई 2D एरे है उसके अंदर 2 डायमेंशन है, एक पहली डायमेंशन एक दूसरी डायमेंशन, ये मैं बता चुका हूं आपको। तो पहली डायमेंशन को बोलेंगे एक्सेस 0, दूसरी डायमेंशन को बोलेंगे एक्सेस 1। ये चीज क्लियर हो गई। मान लो कोई 3D एरे होता तो उसके अंदर भी तो 3 डायमेंशन होती ना, एक 1 डायमेंशन, एक सेकंड वाली, एक थर्ड वाली। तो जो फर्स्ट डायमेंशन होती उसे एक्सेस 0 बोलते, सेकंड वाली को बोलते हम एक्सेस 1, थर्ड वाली डायमेंशन को बोलते हैं एक्सेस 2। तो इस तरीके से सिंपल सा तरीका, एक कम बोलते हैं। जो डायमेंशन है उसकी एक्सेस निकालनी है तो एक कम कर दो, सिंपल। एक्सेस का यूज आएगा अभी, ठीक है, हम कई जगह यूज करेंगे, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना। रैंक मतलब नंबर ऑफ एक्सेस, जितनी एक्सेस है उतनी रैंक है। मतलब 2 डायमेंशन है और तो उसकी कितनी एक्सेस हो गई, 2 एक्सेस हो गई ना, एक एक्सेस 0 एक एक्सेस 1, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, उस एरे की रैंक 2 हो गई, क्लियर। 1 डायमेंशन है तो 1 रैंक वाला एरे हो गया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये तो। अब देखो शेप का मतलब है कि कोई भी जो एरे है उस एरे की हर एक्सेस पर कितने एलिमेंट्स हैं, ओके, तो वो कहलाती है उस एरे का शेप। क्लियर हो गया, ओके। हर एक्सेस मैं आपको बता चुका हूं। फर्स्ट डायमेंशन है वो कहलाती है एक्सेस 0, सेकंड डायमेंशन है वो कहलाती है एक्सेस 1, ओके। थर्ड डायमेंशन तक तो हमें जाना ही नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है वो। अब जो आउटपुट होता है शेप का वो ट्यूपल की फॉर्म में होता है। जैसे ये क्या है, दिस वन इज 1D एरे, ये 1D एरे है तो इसकी शेप मैंने कैसी दी हुई है, ये इस तरीके से। अब इसका मतलब क्या है, इसकी 1 डायमेंशन पर, फर्स्ट वाली डायमेंशन पर, ठीक है, कितनी वैल्यूज हैं, 3, सिंपल, क्योंकि ये 1D है। अब ये 2D वाला देखो, ये जो है इसकी फर्स्ट वाली डायमेंशन ये है, इसकी फर्स्ट वाली डायमेंशन पर 2 वैल्यूज हैं, ओके। तो इसकी शेप हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट डायमेंशन पर जो वैल्यूज होंगी वो, और सेकंड डायमेंशन पर जो वैल्यूज होंगी वो। तो फर्स्ट डायमेंशन पर 2 है, लिख दिया 2, सेकंड डायमेंशन पर 3 है तो 3 लिख दिया। इक्वल वैल्यूज होनी चाहिए। अभी शेप को निकालने का भी एक फंक्शन है, वो देखते हैं अभी, ओके। तो अभी ये 2D एरे का एग्जांपल देखो आप, ये थोड़ा बड़ा एरे है, ओके, तो और अब अच्छे से क्लियर होगा पॉइंट्स आपके। तो दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन, इसकी फर्स्ट डायमेंशन में पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू मैं कॉमा से अलग कर रहा हूं, ओके, थर्ड वैल्यू, दिस इज द फोर्थ वैल्यू। क्लियर हो गया ये चीज। तो मैं बता चुका हूं, पहले फर्स्ट डायमेंशन की वैल्यू, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ओके। तो और हम नॉर्मली फर्स्ट और सेकंड डायमेंशन के साथ ही काम करेंगे। तो पहले आएगी फर्स्ट डायमेंशन की वैल्यू,
फर्स्ट डायमेंशन में कितनी वैल्यू है 4 और सेकंड डायमेंशन पर 3 3। तो ये जो एरे है इसकी शेप क्या हो गई 4,3। क्लियर हो गई ये चीज आपको। अब देखो प्रोग्राम के साथ देखो सिंपल numpy को इंपोर्ट किया एज np.array लगाया। अब किसी भी एरे की शेप निकालनी है तो उस एरे का नाम डॉट शेप लिख दो बस। ओके आउटपुट में उसका जो है शेप आ जाती है। तो मैं दिखा देता हूं आपको। अब रन करते हैं। आपको ऑलरेडी पता है इसकी शेप कितनी है 4/3। 4/3 है ना। पहली डायमेंशन पर 4 वैल्यूज, सेकंड डायमेंशन पर 3 3 वैल्यूज है। रन करते हैं हम तो देखो 4/3 आ रहा है। मैं वैल्यूज भी बढ़ा सकता हूं। अब देखो मैंने इसकी फर्स्ट डायमेंशन पर और एक वैल्यू और पुट कर दी है। ठीक है तो अब इसकी जो फर्स्ट डायमेंशन है उस पर कितनी वैल्यूज हो गई हैं दिख रहा होगा आपको 5 वैल्यूज। ओके रन कर देते हैं इसको तो देखो 5/3 आ गया। ये इधर ये लास्ट में ये देखो ओके 5/3 आ गया। अब मैं इसकी सेकंड डायमेंशन पर एक एक वैल्यू बढ़ा देता हूं फिर देखना क्या चेंज होता है प्रोग्राम में। ओके इसमें भी बढ़ा देते हैं हम। कोई भी वैल्यू दे सकते हैं बट सेम टाइप की होनी चाहिए। ये स्टार्टिंग में ही क्लियर कर चुका हूं मैं आपको। ओके यहां पे कोई भी वैल्यू। अब इसकी आपको शेप ऐसे देखो 5 क्या आएगा 4। पहली डायमेंशन पर 5 वैल्यूज हैं, सेकंड डायमेंशन पर 4 वैल्यूज हैं। रन किया देखो क्या आउटपुट है 5/4। क्लियर। तो शेप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके तो ये 4/3 इसका है जिसमें हमारी 4/3 वैल्यूज है। ठीक है 4/3 शेप है जो। अब डेटा टाइप देखो तो जो डेटा टाइप है वो क्या होता है नॉर्मली। अब कोई ये जो मैं डेटा टाइप बता रहा हूं वो डेटा टाइप वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं है। उस वेरिएबल के अंदर मतलब उस एरे के अंदर कौन से डेटा टाइप की वैल्यूज है उसका डेटा टाइप बता रहा है। ठीक है अगर मैं एक्स का डेटा टाइप चेक करूंगा टाइप के अंदर रख के तो वो तो एंड एरे बताएगा ना। टाइप के अंदर अगर मैं रखूंगा तो वो एंड एरे बताएगा। ठीक है लेकिन मैं एक्स का डेटा टाइप पता नहीं कर रहा, एक्स के अंदर जो वैल्यूज हैं ओके एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं उनका डेटा टाइप पता कर रहा हूं। तो सिंपल कुछ नहीं एरे को रख दिया मैंने इसके अंदर और x.d टाइप लिख दिया। ओके आउटपुट आ जाएगा int 32 टाइप की वैल्यूज हैं। ये क्लियर हो गई। int 32 मतलब बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर वैल्यूज होती हैं वो या तो int 32 में जाती है या int 64 में जाती हैं और जो फ्लोट वैल्यूज होती हैं वो बाय डिफॉल्ट फ्लोट 64 में जाती हैं। अगर आप डिटेल में numpy के डेटा टाइप्स को पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक अलग से ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ये सारी जो डिटेल्स हैं कि कौन सा जो डेटा टाइप कितने बाइट्स लेता है, क्या रेंज होती है, कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, ये सारा मैंने अलग से कवर कर दिया है। इस चैप्टर में ज्यादा ऐसा कोई खास यूज नहीं है इसलिए मैंने अलग से बनाया है नॉर्मली, और जहां जहां पर यूज होगा मैं आपको वहीं पर ही समझा दूंगा। तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आराम से देख लेना बाद में। अब देखते हैं आइटम साइज। तो आइटम साइज का मतलब है कि हर जो एलिमेंट है उसका साइज कितना है बाइट्स में। ओके तो सिंपल कुछ नहीं है, numpy को हमने इंपोर्ट किया, एक 1D एरे ले रखा है, ठीक है, जिसके अंदर 3 वैल्यूज हैं और x का आइटम साइज पता किया। ओके तो वो 4 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कैसी वैल्यू है 578 इंट 32 जो अभी हमने यहां पे पता किया था, और इंट 32 का जो आइटम होता है वो 4 बाइट लेता है। तो ये 4 बाइट का है, ये 4 बाइट का है, ये 4 बाइट का है। ये चीज क्लियर हो गई। तो अब हम देखते हैं numpy एरेज वर्सेस पाइथन लिस्ट। तो एरे और जो लिस्ट है उसमें क्या क्या सिमिलैरिटी होती है और क्या क्या डिफरेंस होता है, तो ये अब आपको पता चल जाएगा। तो सिमिलैरिटी क्या होती है, तो एरे का जो इंडेक्स होता है ओके और जो लिस्ट का इंडेक्स होता है वो सेम तरीके से किया जाता है मेमोरी में। मतलब सिंपल ये एग्जांपल के थ्रू समझो, ये numpy इंपोर्ट किया, एक एरे ले लिया x में 1D एरे, और उसी के जैसे ही एक लिस्ट ले लिया हमने y नाम की। अब इंडेक्सिंग का मतलब कि जैसे फॉरवर्ड इंडेक्स हो गया, इसका इंडेक्स है 0 1 2, इसका इंडेक्स हो गया 0 1 2। 2D एरेज होता है उसकी इंडेक्सिंग अलग से होती है,
तो वो है इसी चैप्टर का पार्ट है और इसी में कवर किया, बट आगे कवर है। ओके, जैसे जैसे बुक के अकॉर्डिंग मैंने जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं। क्लियर? तो सिंपल आप अभी ये देखो कि 1D एरे में इंडेक्सिंग, ये इस एग्जांपल के जरिए आप समझ जाओगे। तो सिंपल एक्स क्या है, एरे है, उसका फर्स्ट वाला आइटम को एक्सेस करना है तो 0 रख दिया, आउटपुट आ जाएगा 5। लिस्ट है, उसके फर्स्ट वाले आइटम को एक्सेस करना है तो 0 रख दिया, आउटपुट आ जाएगा 6। 1 रख देता तो 7 7 आ जाते दोनों में। ये चीज क्लियर हो गई। इंडेक्सिंग होती है सेम। तो यही है एक सिंपल, यही है एक सिंगल सिमिलैरिटी जो एरे और लिस्ट के बीच में होती है। अब देखो डिफरेंस क्या क्या होता है। कांट चेंज साइज ऑफ एरेज, एरेज का जो साइज हम चेंज नहीं कर सकते। ये एग्जांपल आप देखो, ये लिस्ट ली हुई है, लिस्ट में अपेंड फंक्शन लगाया और ये लास्ट में मैंने 8 रख दिया। मतलब अपेंड फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू मैं रखूंगा अपेंड फंक्शन के अंदर वेरिएबल का नाम यूज करके, तो वो जो वैल्यू होगी वो उस वेरिएबल में लास्ट में जाके ऐड हो जाएगी। क्लियर? प्रिंट वाई किया, आउटपुट देखो 6 7 8 8 आया, जबकि ओरिजिनल वाई क्या था, 6 7 8 था। अब जो वाई है वो कैसा है, ये हो गया है वाई। क्लियर? ओरिजिनल वाई चेंज हो चुका है। लेकिन एरेज में हम नहीं चेंज कर सकते। सिंपल इंपोर्ट किया, एरे लिया 1D एरे, इसमें अपेंड लगाया, प्रिंट किया, आउटपुट देगा। तो सिंपल ये क्या एरर दे रहा है कि जो एंड एरे जो है, ठीक है, उस एंड एरे का कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है अपेंड, मतलब जो अपेंड फंक्शन है वो एरेज के ऊपर काम नहीं करता, तो हम एरेज का साइज चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गई ये चीज? अब डिफरेंस और देखो कि एरेज जो होते हैं वो उसमें होमोजेनियस एलिमेंट्स होते हैं, होमोजेनियस टाइप के होते हैं। मतलब कोई एरे है या तो उसमें इंटीजर ही इंटीजर आएंगे, या स्ट्रिंग ही स्ट्रिंग आएगी, या फ्लोट ही फ्लोट आएंगे। ठीक है? जबकि लिस्ट में कोई भी कैसे भी टाइप आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती लिस्ट में। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट ये है कि जो एरेज होते हैं वो लिस्ट के मुकाबले कम स्पेस लेते हैं। चौथा पॉइंट देखो, एरेज जो होते हैं वो फास्टर होते हैं लिस्ट के मुकाबले। मतलब एरेज को हम जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, लिस्ट को एक्सेस करने में एरेज से ज्यादा टाइम लगता है। क्लियर? अब पांचवा पॉइंट देखो, एरेज जो होते हैं वो वेक्टराइज्ड ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं। वेक्टराइज्ड ऑपरेशन का मतलब क्या है? अगर हम एरेज के ऊपर कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो एरे के हर आइटम के ऊपर वो फंक्शन यूज किया जाता है ऑटोमेटिकली। क्लियर? देखो कैसे होता है वेक्टराइज ऑपरेशंस। सिंपल ये क्या लिया, नंपाई इंपोर्ट किया, एरे लिया 1D एरे, 923 वैल्यूज है। एक्स के अंदर क्या है, एरे है, एक्स में मैंने 1 प्लस किया। अब मैंने प्रिंट एक्स किया तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, 10 3 4। क्लियर? जबकि 923 आना चाहिए था ना, एक्स में मैंने 1 प्लस किया है। तो जो भी आप यूज करोगे वो उसके हर एक आइटम के ऊपर, एरे के हर एक आइटम के ऊपर यूज हो जाता है। तो +1 किया था तो हर एक वैल्यू में +1 हो चुका है, ये आपको दिख रहा है। क्लियर हो गया ये पॉइंट वेक्टराइज? ओके। जबकि लिस्ट का एग्जांपल अगर लूं मैं, लिस्ट का एग्जांपल अगर मैं लूं तो जैसे सिंपल लिस्ट ली हुई है, अब y+4 किया, ये प्रिंट y कर लिया, एरर क्या दिखा रहा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट टू लिस्ट। तो वो क्या दिखा रहा है कि ये जो लिस्ट है उसमें इंटीजर प्लस नहीं कर सकते, लिस्ट में लिस्ट ही प्लस हो सकती है, इंटीजर प्लस नहीं हो सकता। यहां पे ये एरर दिखा रहा है। कॉन्कैटिनेशन मींस ज्वाइन करना। ओके, तो अब नंपाई एरे कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको बता चुका हूं। एरे फंक्शन का यूज ये आपको क्लियरली बता चुका हूं। यहां पे सिंपली मैंने बताया है कि स्ट्रिंग भी ले सकते हो आप, चाहे डायरेक्टली एरे के अंदर रख दो या अलग से वेरिएबल लेके रख दो। ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपकी अभी तक। ओके, तो अब सेकंड फंक्शन देख लो नंपाई एरे बनाने का। ठीक है, 1D एरे बना रहे हैं अभी हम। 2D एरे 1D एरे आपको बता चुका हूं एरे फंक्शन से। अब और भी कई सारे फंक्शंस हैं जो हमारे सिलेबस में और हमें पढ़ने हैं। तो सेकंड है जो 1D एरे को क्रिएट करने के लिए फंक्शन, वो है फ्रॉमीटर। फ्रॉमीटर का मतलब आप ये समझ लो, ये वैसे ज्यादा यूज नहीं होगा, बट इसका यूज ये है कि जब हमें नॉन न्यूमेरिक सीक्वेंस टाइप का एरे बनाना हो। नॉन न्यूमेरिक सीक्वेंस टाइप का एरे मींस सिंपल ये समझ लो डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी टाइप का एरे बनाना हो तो हमें क्या यूज करना है, फ्रॉमीटर यूज करना है। लेकिन फ्रॉमीटर को हम किसी भी टाइप का एरे बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट से एरे बना सकते हैं, ट्यूपल से एरे बना सकते हैं, स्ट्रिंग से एरे बना सकते हैं।
ठीक है, लेकिन खास तौर पर कब यूज करना है, जब डिक्शनरी से बना रहे हों हमारे। क्लियर। तो अभी तक तो हमने लिस्ट को ही कन्वर्ट किया था एरे में। अब ये डिक्शनरी को देखो, numpy इंपोर्ट किया, ये डिक्शनरी ले रखी है मैंने। ओके, y के अंदर मैंने डिक्शनरी ले रखी है। अब np लगाया, डॉट फ्रॉमीटर लिया, y डेटा टाइप np डॉट इंट 32। अब ये क्या है, यहां पे ये क्या हो रहा है, सिंपल आप ये देखो कि फ्रॉमीटर के में मैंने जिस डिक्शनरी को कन्वर्ट करना था उसको रख दिया पहले, एरे में जिसको कन्वर्ट करना था वो, कॉमा डेटा टाइप दे दिया हमने। तो ये जो फ्रॉमीटर जो फंक्शन है इसमें डेटा टाइप लगाना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहां पे आप कैसा भी डेटा टाइप दे सकते थे। ओके, तो इंट 64, फ्लोट 32, फ्लोट 64 ये दे सकते थे। क्लियर। तो जो फ्रॉमीटर फंक्शन होता है वो क्या करता है कि जो देखो ये जो डिक्शनरी है ये क्या है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। क्लियर। लिस्ट, डिक्शनरी, ये सब बेसिक चीजें हैं। ओके, आपने 11th में भी पढ़ी होंगी। ओके, तो अगर मैं अभी भी बता रहा हूं, अगर आपको इनमें कंफ्यूजन है लिस्ट, डिक्शनरी, वैसे तो इस ये वाला जो चैप्टर है वर्किंग विद numpy इसमें यूज नहीं है हमारा। को देखना है तो पाइथन रिवीजन टूर 3 नाम से वीडियो है, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की है, वो देख लेना। तो फ्रॉमीटर फंक्शन से ये क्रिएट कर दिया। ओके, ये स्ट्रक्चर देख लो, np जरूर लिखना जरूरी है क्योंकि जो int 32 है, int 32 क्या है, numpy का डेटा टाइप है। हम numpy यूज कर रहे हैं ना, तो numpy के डेटा टाइप के बारे में ही बात करेंगे अभी। तो np लगाना जरूरी है क्योंकि np नाम से हमने numpy को इंपोर्ट किया है। ये चीज क्लियर है आपकी। ओके, तो प्रिंट एक्स किया, आउटपुट ये आ गया 367, मतलब जो कीज होंगी वो आएंगी आउटपुट में। अगर बाय चांस अगर आपने की जो है वो आपने डिक्शनरी स्ट्रिंग टाइप की ले रखी है, ओके, तो वो नहीं आएगी, एरर आ जाएगा। तो सिंपल आप ये देखो, अब ये दूसरा एग्जांपल देखो फ्रॉमीटर का। यहां पे मैंने जो डिक्शनरी है उसकी 2 कीज एक जैसी ले रखी हैं, जबकि ये रूल होता है डिक्शनरी में कोई भी की आपस में एक जैसी नहीं हो सकती, वैल्यूज आपस में एक जैसी हो सकती हैं, की आपस में एक जैसी नहीं हो सकती। ओके, तो 2 कीज हैं जो एक जैसी हैं, तो मैंने वही सेम जो यूज किया था वही यूज किया है यहाँ पे। ओके, आउटपुट देखा तो 36 आया है, तो जो सेकंड वाली थी उसे इग्नोर कर दिया है फ्रॉमीटर फंक्शन ने। क्लियर हो गई ये चीज। अब एक थर्ड एग्जांपल देखो, इसमें मैंने एक स्ट्रिंग ली है। इस स्ट्रिंग में मैंने क्या करा है, आई लव पाइथन लिखा हुआ है। ओके, तो np डॉट फ्रॉमीटर, इसमें y लिया जिसको मुझे कन्वर्ट करना है एरे में, डेटा टाइप दे दिया। अब स्ट्रिंग जब आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे डेटा टाइप u2 रखना है। क्लियर हो गई ये चीज। और प्रिंट कर दिया मैंने, तो आउटपुट देखो क्या है, हर एक जो कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग का वो एरे का क्या बन चुका है, एक वैल्यू बन चुका है। क्लियर हो गया। 1D एरे आया है, अभी हम 1D एरे बनाना सीख रहे हैं। तो numpy डेटा टाइप्स में मैंने आपको बताया है ये u2 u6। क्लियर, देख लेना ट्यूटोरियल। यहां पर ये देखो आई लव पाइथन लिखा हुआ है। अब इसमें np डॉट फ्रॉमीटर y डेटा टाइप u2 काउंट 5 वैल्यू दे सकते हो। डेटा टाइप देना जरूरी होता है, कंपलसरी है। काउंट जो है वो चाहो तो दो, चाहो तो ना दो। काउंट 5 दिया है, तो ये वाली जो स्ट्रिंग है y, ठीक है, y, इसके सिर्फ 5 ही कैरेक्टर इंक्लूड होंगे, ये इतने, ये 5 कैरेक्टर इंक्लूड होंगे। तो आउटपुट क्या आ गया, आई लव आ गया, 6 देता, p भी आ जाता। क्लियर हो गई ये चीज आपको। काउंट आप यहाँ पे एक आर्गुमेंट दे सकते हो जिसको आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। अरेंज, तो अरेंज को यूज करके किस तरीके से 1D एरे बनाना है, इंपोर्ट किया, अरेंज लगाया, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू दी, एंडिंग वैल्यू दी और स्टेप दे दिया। डेटा टाइप एंड फ्लोट 32 टाइप का मैंने क्या लिया है, डेटा टाइप लिया है। जो एरे क्रिएट होगा उसके एक एक वैल्यू फ्लोट 32 टाइप की होगी। क्लियर। प्रिंट कराया, आउटपुट देखो 3579 आया। अभी 3579 कैसा है, तो सिंपल जो है यहाँ पे रेंज दी है स्टार्ट और ये क्या है स्टॉप, ठीक है, ये है स्टार्ट, ये है स्टॉप। तो स्टार्ट क्या है 3, स्टॉप क्या है 10। अब 2 का गैप दिया है मैंने यहाँ पर जो स्टेप है, स्टेप, ठीक है, वो क्या है 2 का है। तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 करेगा 11 जाएगा। 11 पे जाना नहीं है क्योंकि जो एंड लिमिट है वो है 10।
क्लियर हो गई ये चीज। और ये पॉइंट में आ रही है सारी वैल्यूज, क्यों? क्योंकि फ्लोट टाइप की ली हुई है मैंने, ठीक है। अब ये देखो, अभी चलो इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूं मैं आपको। अब यहां पे मैंने स्टार्ट वैल्यू 3.4 ली है, एंड वैल्यू 10, स्टेप लिया है 2। स्टेप ना लूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक एक का स्टेप लेगा। तो यहाँ पे 2 का स्टेप लिया तो 3.4, 2 ऐड किया 5.4, 2 ऐड किया 7.4, 2 ऐड किया 9.4। तो 3.4, 10, 2 डेटा टाइप दे रखा है मैंने यहाँ पे। रन किया मैंने इसको तो देखो ये आ गया 3.4, 5.4, 7.4, 9.4। मैं शेप पता कर लेता हूं इसकी, एक्स के अंदर जो आया है, ठीक है, जो एरे आया है इसकी शेप पता कर लेते हैं। आपको दिख रहा है 1D एरे है। कैसा एरे है? इट इज अ 1D एरे। इसको रन करते हैं, शेप देखो कितने आएगी 4, क्योंकि 1 डायमेंशन है और फर्स्ट डायमेंशन पे 4 वैल्यूज आई है, ये दिख रहा है आपको, तो 4 लिखा हुआ है। ये चीज क्लियर है आपको। आइटम साइज देखो, आइटम साइज एक्स डॉट आइटम साइज फ्लोट 32 टाइप की वैल्यू है। तो फ्लोट 32 कैसा, कितनी मेमोरी घेरती है? जो सिस्टम है उसमें फ्लोट 32 टाइप की जो एक वैल्यू है, वो 4 बाइट घेरती है। क्लियर? मैं बता चुका हूं आइटम साइज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको। आइटम साइज से हम ये पता कर सकते हैं कि जो एरे है उसके अंदर जो एक वैल्यू है वो एक ही डेटा टाइप की है, तो वो जो डेटा टाइप है उसका साइज आइटम साइज से पता लग जाता है। तो फ्लोट 32 का डेटा टाइप क्या है, सॉरी डेटा साइज क्या है, 4 बाइट्स। क्लियर? तो चलो अरेंज फंक्शन को और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मैंने यहां पे देखो स्टेप नहीं दिया है, ठीक है, स्टेप नहीं दिया है, तो सिंपल रन कराते हैं। तो देखो इतनी सारी वैल्यूज आ गई, स्टेप नहीं दिया, जब तक रेंज फिनिश नहीं हो जाती। शेप देखते जाना, शेप भी मैं देता हूं, शेप लगा देता हूं यहां पे मैं। अब शेप देख लेना, इसको क्लोज कर देते हैं ताकि ऊपर से फिर से रन हो। ओके, तो शेप आपको दिख रही है। तो अरेंज फंक्शन ने 7 वैल्यूज क्रिएट करी हैं। क्लियर? फर्स्ट डायमेंशन पे 7 वैल्यूज हैं, सेकंड डायमेंशन है नहीं, इसलिए सेकंड डायमेंशन खाली है यहां पे। ओके, तो यहां पे मैं कोई भी वैल्यू रख दूं तो अरेंज से आप क्लियर हो गया आपको कि जितनी जो लिमिट है, मतलब जितनी जो रेंज है उतनी वैल्यूज देता है। बस इतना ध्यान रखना जो एंडिंग वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होगी कभी भी। तो देखो मैंने खाली स्टार्ट दिया और स्टॉप दिया है, तो ये 9 पर ही स्टॉप हो रहा है। क्लियर? बाय डिफॉल्ट एक एक का स्टेप गया ना। ओके, तो 9 पर स्टॉप हो रहा है, 10 पर जा नहीं रहा है। एंडिंग वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, स्टार्टिंग वैल्यू इंक्लूड होती है। तो अब वापस आता है लिन स्पेस पर। तो लिन स्पेस क्या करता है कि जो एरे क्रिएट करता है वो इवनली स्पेस्ड होते हैं, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल के जरिए देखो, अभी सिर्फ ये वाला प्रोग्राम देखो, सिर्फ इतने पर ही फोकस करो। अब ये नंपाई है, ठीक है, ये लाइन आपको अब तक समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब np डॉट लिन स्पेस लगाया, जितने भी फंक्शन है उससे पहले np लगाना है, np नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। ओके, तो 3.5, 10, 3 ये है कि यहां से स्टार्ट करना है लिमिट, यहां पर एंड है और 3 वैल्यूज चाहिए, ये बता रहा है जितनी वैल्यूज आपको चाहिए। ओके, जबकि अरेंज में आप ये नहीं दे रहे थे कि कितनी वैल्यूज चाहिए, आप दे रहे थे स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ये दे रहे थे। यहां पे हम क्या दे रहे हैं, स्टार्ट, स्टॉप और काउंट, कितनी वैल्यूज हमें चाहिए। तो डायरेक्ट ये दिया हुआ है इस तरीके से। ओके, ये इस पर। तो अब इसने एक्स के अंदर एरे आ गया, एक्स को प्रिंट किया, आउटपुट किया है। तो अब ये किस तरीके से आउटपुट आया, स्टेप तो हमने दिया नहीं है। तो जो आपने रेंज दी है ना, इस रेंज में लिन स्पेस फंक्शन में एंडिंग वैल्यू इंक्लूड होती है, जबकि अरेंज में एंडिंग वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही थी। ये पॉइंट ध्यान रख लेना। अब इसने 3 वैल्यू क्रिएट करी है इस रेंज में, तो वो इवनली स्पेस्ड है। मतलब अगर हम 2 वैल्यूज का बीच में स्पेस देखें तो वो इक्वल आएगा, ठीक है। तो इनके बीच क्या डिफरेंस है, 4.5, 5.5, 6.5, मतलब 3.25 स्पेस है। इसमें भी 3.25 स्पेस है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इवनली स्पेस्ड वैल्यूज क्रिएट करता है
तो ये एक और एग्जांपल देख लो, यहां लिन स्पेस में आप डेटा टाइप आर्गुमेंट दो या ना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देना चाहो तो दे सकते हो। तो यहां पे देखो क्या हुआ है कि 3.5 से स्टार्ट किया है, एंडिंग 10 पर है, ठीक है। 3 वैल्यूज क्रिएट करनी है, लेकिन ध्यान रहे जो डेटा टाइप है वो इंटीजर दिया है, ओके। तो इंटीजर वैल्यूज आनी चाहिए। तो इसने क्या किया है भाई, बिल्कुल यही रेंज है ना जो यहां पे दिया है, तो ये वाला आउटपुट आना चाहिए था। तो ये वाला आउटपुट तो आया नहीं है, यहाँ पे इधर की तरफ 3610 आया है। क्यों? क्योंकि जो डेटा टाइप है हमने इंटीजर ले लिया है। यहां पर जो है जो जिस नंबर से वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो फ्लोट है, तो फ्लोट में आउटपुट आएगा भाई, जब इवनली स्पेस करेगा वो फ्लोट में आएगा। यहां पर जो है वैसे तो फ्लोट आनी चाहिए, लेकिन फ्लोट नहीं आई है, इंटीजर आई है, क्योंकि हमने उसे कन्वर्ट करा दिया है, इंटीजर में कन्वर्ट करा दिया है डेटा टाइप देकर। हमने बता दिया है कि जो आप इस रेंज से एरे बना रहे हो वो वैल्यूज तो ले लो, लेकिन वो इंटीजर चाहिए। तो उसने 3.5 को 3 में कन्वर्ट कर दिया, 6.75 को 6 में कर दिया, और 10 तो ऑलरेडी 10 पॉइंट है यहाँ पे, उसे 10 में कर दिया ये। तो इतने चीजें क्लियर हो गई, लिन स्पेस आपको आ गया अच्छे से। तो अब देखते हैं हम 2D एरे, ओके। 2D एरे देखते हैं। 2D एरे भी आप अच्छे से समझ चुके हो। दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन पे आपसे पूछा जाए कितनी वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, ओके। अब पूछा जाए सेकंड डायमेंशन पर, सेकंड डायमेंशन पर 4 वैल्यूज हैं, क्लियर। तो इसकी शेप कितनी हो गई, 3/4, ओके। तो np.array ये पॉइंट क्लियर है, प्रिंट करा दिया। ये 3/4 का एरे प्रिंट हो चुका है। 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं। कितनी है, 3 रोज और 4 कॉलम्स हो गए इसमें के अंदर, ओके। आगे बढ़ते हैं आप। अब ट्यूपल से एरे बनाना सिंपल, ये ट्यूपल ली हुई है मैंने। अब आपको ये तो एरे जैसी दिख रही है, तो सिंपल ये एक ट्यूपल है, दिस इज नॉट अ एरे। ट्यूपल के अंदर जो हर एक जो वैल्यू है वो खुद एक ट्यूपल है, क्लियर। np.array इसके अंदर t वेरिएबल रख दिया, प्रिंट करा, बिल्कुल वही आउटपुट है, ठीक है, जैसा हमारे इस वाले प्रोग्राम में था, ओके। तो अब देखते हैं सेकंड तरीका। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां पे मैंने 2 फंक्शन यूज करे हैं 2D एरे क्रिएट करने के लिए, एक अरेंज और एक रीशेप, ओके। तो इसका क्या यूज है, तो अरेंज से क्या करा है मैंने, यहां पे अरेंज के अंदर अभी एक ही वैल्यू दी है। तो अरेंज क्या कर रहा है, 0 से लेगा वैल्यू और बाय डिफॉल्ट एक एक का स्पेस लेगा, तो 0 1 2 3 4 5, यही तो एरे क्रिएट करता है अरेंज। सिंपल ये, अगर मैं यहां पे ये वाली लाइन मान लो मैं गायब कर दूं, ठीक है, ये 3 ही लाइन है बस, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, तो 1D एरे आउटपुट में आएगा ना। अरेंज फंक्शन इस एरे को क्रिएट कर देगा, एक्स के अंदर डाल देगा, ये हो गया एक्स, ठीक है, ये जो है एक्स हो गया। अगर मैं इस लाइन को गायब कर दूं तो, लेकिन हमें करना है 2D एरे क्रिएट, 1D एरे नहीं करना है, हम क्रिएट करना सीख चुके हैं 1D एरे, ओके। तो इसमें आप सिंपल ये देखो कि अब अरेंज के अंदर तो ये अभी 1D एरे क्रिएट किया है, एक्स के अंदर जो है वो 1D एरे आया है, ठीक है, जिसके अंदर 6 वैल्यूज हैं, ओके। तो अब रीशेप क्या कर रहा है, यहां पे रीशेप के थ्रू हम कैसे 2D एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो एक्स डॉट रीशेप 2/3 दिया है मैंने, मतलब फर्स्ट डायमेंशन पर 2 वैल्यूज चाहिए और सेकंड डायमेंशन पर 3 वैल्यूज चाहिए। तो देखो यही तो है, फर्स्ट डायमेंशन पर 2 वैल्यूज है, ठीक है, और सेकंड डायमेंशन पर 3 वैल्यूज है। ये चीज क्लियर हो गई आपको, तो आप इस तरीके से रीशेप कर सकते हो। ये मैं बता चुका हूं, इस तरीके से आउटपुट इसलिए दिया जाता है ताकि अभी जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस तरीके के कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे तो कंफ्यूजन ना आए यूजर को, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से यहां पे लिख दिया है, तो आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, इसकी फर्स्ट डायमेंशन पर 2 वैल्यूज हैं और सेकंड डायमेंशन पर 3 वैल्यूज है, क्लियर, जो कि रीशेप के थ्रू हुआ है, ओके। तो ये चीज करनी है आपको। अब ऐसे नहीं कर सकते आप, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मान लो ये 6 वैल्यूज है यहाँ पे इस एरे में, अभी तो एक्स के अंदर सेकंड लाइन तक 1D एरे है ना एक्स के अंदर। मैं ये इरेज कर देता हूं, कुछ जो चीजें हमारे काम की नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक जो एरे है उसके अंदर 1D एरे है, ठीक है, एक्स के अंदर। तो रीशेप में आपको वैल्यूज कैसे देनी है, आप ऐसे नहीं लिख सकते 4, 3,
आप इमेजिन करो 4,3 मतलब फर्स्ट डायमेंशन पर 4 चाहिए और सेकंड डायमेंशन पर 3 वैल्यूज। तो आप जरा देखो हमारे पास तो है तो 6 वैल्यू, तो कैसे डिवाइड करोगे आप? यहां पे एक हो गया, यहां पे दूसरा एरे हो गया, यहां पे तीसरा हो गया, यहां पे चौथा हो गया। अब हर इनमें 3 वैल्यूज चाहिए, 3 वैल्यूज चाहिए, ये कैसे करोगे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जब है ये हमारे पास कितने 6, और जबकि 4/3 अगर शेप दे रहे हैं तो 12 वैल्यूज मांग रहे हैं, दिख रहा होगा आपको सिंपल तरीके से, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कितनी वैल्यूज क्रिएट हो रही हैं और शेप के थ्रू कितनी आ रही है। सिंपल मल्टीप्लाई करवा के देख लो, 2 3 6 तो ठीक है आ जाएगा, 4 3 12 तो भाई इस यहां पर जो 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और आपने 4,3 दिया है तो नहीं आएगा, क्योंकि 4 3 12 12 वैल्यूज चाहिए, जबकि हमारे पास आ रही हैं 6 वैल्यूज। तो ये चीज ध्यान में रखना, कंफ्यूज हो गए गलतियां करोगे आप, ठीक है। अगर नहीं समझे तो नोट्स बना लेना अपने, ठीक है, ताकि बार बार रिवाइज कर सको। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करोगे, मतलब जब आपका सिलेबस फिनिश होगा या बीच बीच में जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, तो द टॉपर्स का जो फेसबुक पेज है वहां से आप जो है पीडीएफ पेपर्स या यानी कि सैंपल पेपर्स या नोट्स हैं ये सारे डाउनलोड कर सकते हो। मैं शेयर करता रहता हूं टाइम टू टाइम, तो अभी भी शेयर करे हुए हैं। तो द टॉपर्स का जो फेसबुक पेज है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना, लाइक कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोट्स और सैंपल पेपर्स ये सारे जो कंटेंट है वो आपको मिलता रहे। ओके, तो अरेंज फंक्शन से किस तरीके से 2D एरे क्रिएट करना ये क्लियर हो गया। 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक अरेंज एक रीशेप, ठीक है। आप इस तरीके से भी दे सकते हो डायरेक्टली एक ही लाइन में, तो ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीशेप डायरेक्टली आपने यहां पे लगा दिया, यहां तक तो अरेंज लगा हुआ है, उसके साथ ही आपने रीशेप लगा दिया। ओके, तो बिल्कुल यही आउटपुट आएगा, क्योंकि यहां पर 6 है और 2/3 शेप दोनों चीजें सेम है। ओके, तो इस वाले को मैं प्रोग्राम में भी करके दिखा देता हूं आपको एक बार। तो यहां पे हम कर देते हैं रन। अब 2/3 है, ठीक है, 2,3 लिखा हुआ है, जो शेप है वो 2,3 चाहिए, तो ये आ गई। अब मैं इसको 3,2 भी कर देता हूं, मतलब फर्स्ट डायमेंशन पर 3 वैल्यूज चाहिए और सेकंड डायमेंशन पर 2 वैल्यूज चाहिए। तो ये देखो ये आ गया, आउटपुट आपको दिख रहा होगा, ये आउटपुट आ गया 3, सेकंड डायमेंशन पर 2 वैल्यूज हैं, ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं ऐसे कर दूं, फर्स्ट डायमेंशन पर 3, सेकंड डायमेंशन पर 3, तो 3 × 3 9 वैल्यूज चाहिए, जो कि हमारे पास है ही नहीं, तो एरर दिखा दिया, ठीक है, कि कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 6 इनटू शेप दिस, उतनी वैल्यूज ही क्रिएट नहीं हो रही है। बट अगर मैं यहां पे ये कर दूं, मैंने लिख दिया 10 लिख दिया, ओके, और शेप ये दी हुई है, तो सिंपल देखो इसने क्या करा, फिर भी एरर दिखा दिया। क्यों? क्योंकि ये जो अरेंज फंक्शन है वो 10 वैल्यू क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट होगा 9 तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका एरे बन जाएगा 1D एरे बन जाएगा X में, और वैल्यूज कितनी ले रहे हैं हम 9, 3 × 3 9, तो नहीं होगा। तो जो आपने वैल्यूज रिसीव हो रही हैं वही शेप देनी है, ध्यान में रखना। तो अब 10 वैल्यू है तो आपको कितने ही रखने हैं, 10 वैल्यू चाहिए ना, तो 5 × 2 रख दो या 2 × 5 रख दो। तो देखो पहले 5 × 2 को देखो, 5 × 2 में देखो फर्स्ट डायमेंशन पर 5 वैल्यू, सेकंड डायमेंशन पर 2 वैल्यूज। अब 2 × 5 का देखो वैल्यू कैसा आता है, फर्स्ट डायमेंशन पर आएंगी 2 वैल्यूज और सेकंड डायमेंशन पर 5 वैल्यूज। तो ये देखो ये आ चुका है यहाँ पे फर्स्ट डायमेंशन और सेकंड डायमेंशन। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, अब बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक आपने जो फंक्शंस पढ़े हैं उनके अलावा भी एरे को क्रिएट करने के लिए कुछ और मेथड्स हैं, कुछ और फंक्शंस हैं जो हमारी बुक में दिए गए हैं। तो अब हम उन मेथड्स को पढ़ेंगे। ओके, तो प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि हमें एक एम्प्टी एरे क्रिएट करना है एम्प्टी फंक्शन को यूज करके। एम्प्टी एरे क्रिएट करने का मतलब ये है कि एक ऐसा एम्प्टी एरे जिसमें हम जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो, जब भी हमें जरूरत हो, तो उस एरे में हम डेटा फिल कर सकें। ठीक है, हम शेप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो जो एम्प्टी एरे होगा जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है उसकी शेप क्या होगी, उसका डेटा टाइप क्या होगा, ये हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो देखो कैसे है, ये एग्जांपल है। ठीक है, numpy को इंपोर्ट किया एज np और ये फंक्शन लगाया np.empty। अब यहाँ पे हमने शेप दे दी कि जो हम एम्प्टी एरे जो बनाएंगे x उसकी शेप क्या होगी, डेटा टाइप हमने दे दिया। ठीक है, अब ऑर्डर दे दिया हमने f। ठीक है, ये ऑर्डर f का मतलब क्या है,
तो देखो दो ऑर्डर दे सकते हैं हम, या तो ऑर्डर सी दे सकते हैं या ऑर्डर एफ दे सकते हैं। तो ये ऑर्डर सी और ऑर्डर एफ ये ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऑर्डर सी का मतलब है रो मेजर और ऑर्डर एफ का मतलब है कॉलम मेजर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने ऑर्डर सी दिया है तो जो ये जो एरे होगा इसकी जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, वो सिस्टम की मेमोरी में रो वाइज स्टोर होंगी, वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर रहेंगी। मतलब इन्हें रो वाइज एक्सेस करना या वर्क करना ज्यादा फास्ट रहेगा। और अगर ऑर्डर एफ दिया है तो सिस्टम में वो कॉलम वाइज स्टोर रहेंगी, मतलब कि जो वैल्यूज होंगी इस एरेज की कॉलम वाली। ठीक है, तो कॉलम वाइज जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर रहेंगी। तो मैंने इसे यहां पे लिख दिया है। अब इसको देखो रन करते हैं हम, तो देखो 3/4 शेप दिया है मैंने, ऑर्डर एफ दिया है। ठीक है, तो ऑर्डर एफ बस इतना देख लेना, ऑर्डर एफ देते हैं तो इस तरीके से वैल्यूज आती है। ठीक है, हमने शेप क्या दी थी 3/4। ठीक है, तो 3 क्या है रो है, 4 कॉलम्स हैं, वो आपको दिख रहा होगा। मतलब फर्स्ट डायमेंशन पे 3 वैल्यूज हैं और सेकंड डायमेंशन पे 4 वैल्यूज हैं। तो अगर आप ऑर्डर सी देते तो भी देखो रन करके देख लो, यही आउटपुट आता। तो ऐसा कोई हमारे आउटपुट पर फर्क नहीं पड़ता। और ये जो ऑर्डर सी और ये जो ऑर्डर एफ है, ये आप देना चाहो या ना देना चाहो ये ऑप्शनल है। मतलब डेटा टाइप देना है वो भी ऑप्शनल है, ऑर्डर देना है वो भी ऑप्शनल है। क्लियर। नेक्स्ट है जीरोस फंक्शन यूज करना है। सिंपल नंपाई को इंपोर्ट किया, नंपाई को इंपोर्ट करने के बाद हमने एम्प्टी की तरह ही है, यहां पे हमने शेप दे दी। ठीक है, कि किस तरीके का हमें शेप चाहिए, हम जो एरे बना रहे हैं उसकी शेप क्या होनी चाहिए। और डेटा टाइप दे दिया, ऑर्डर दे दिया। मैं बता चुका हूं ऑर्डर देना और डेटा टाइप देना ऑप्शनल है। तो एक्स को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करता है कि एक एरे बना देगा, ठीक है, 3/4 शेप का, जिसमें सारी वैल्यू 0 होंगी। ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखो वंस। तो वंस क्या करता है कि एक एरे बना देगा, ठीक है, जो भी शेप हम देंगे उस शेप का एरे बना देगा और उसमें सारी वैल्यूज होंगी 1। ठीक है, तो देखो मैं इसका प्रैक्टिकल बता देता हूं एक बार वंस वाले का आउटपुट दिखा देता हूं, तो और एक बार आइडिया हो जाएगा आपको। वैसे तो ये इतने इजी है, अब तक आपने जो वीडियो में इतने आउटपुट देखे हैं समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो वंस ने क्या करा 3/4 शेप का एक एरे बनाया, सारी वैल्यूज 1 है। ओके, अब देखो वंस क्लियर हो गया आपको। अब देखो ये 3 है, एम्प्टी लाइक, जीरोस लाइक और वंस लाइक। तो ये तीनों क्या करते हैं, अगर आपको कोई एक एरे बनाना है किसके जैसा, कोई मान लो आपके पास कोई और एरे है, ठीक है, जिसमें डेटा टाइप शेप ऑर्डर है। ठीक है, मान लो सिंपल ये मान लो कोई और एरे है और आपको उसके जैसा कोई एक एरे बनाना है, तो आप एम्प्टी लाइक, जीरोस लाइक या फिर वंस लाइक यूज कर सकते हो। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं तो आपको आउटपुट से और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखो मैंने एक वंस को यूज करके एरे बनाया हुआ है 3/4 शेप का, जिसमें सारी वैल्यूज 1 आ जाएंगी। अब मैंने एक्स के जैसा एक और एरे बनाना चाहता हूं, तो मैंने जीरोस लाइक दिया है। ठीक है, तो जीरोस लाइक से देखो क्या होता है, सारी वैल्यू 0 आ गई। लेकिन आपने यहां पे देखा कि मैंने ना तो डेटा टाइप मेंशन किया, ना ही ऑर्डर मेंशन किया, ना ही शेप मेंशन करी है। तो जीरोस लाइक से क्या हो रहा है, जो भी एरे मैं यहां पे दूंगा, ठीक है, जीरोस लाइक के अंदर उस डेटा टाइप का, उस ऑर्डर का और उस शेप का एरे वाई के अंदर आ जाएगा। क्लियर। अगर मैं यहां पे वंस दे दूं, जैसे ये वंस लाइक दे दूं या फिर एम्प्टी लाइक दे दूं, तो ये एम्प्टी वाला जो एरे काम कर रहा था, एम्प्टी वाला फंक्शन जो काम कर रहा था, या वंस वाला जो फंक्शन काम कर रहा था, वही काम एम्प्टी लाइक और वंस लाइक करेंगे। बस हमें यहां पे क्या है, कोई भी डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी शेप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखो अब आई वाला फंक्शन देखो, आई वाले फंक्शन क्या कर रहा है कि आई के अंदर आप जो भी वैल्यू दोगे, ठीक है, उसका 2D एरे बना देगा। जो भी वैल्यू रखोगे, 4 रख दी तो 4 × 4 का, ठीक है। और क्या होगा कि 0 होगी नॉन डायगोनल पोजीशन पर, 1 होगा डायगोनल पोजीशन पर। मान लो ये ऐसे एरे है, तो जहां पे मैंने ऐसे डायगोनल बनाया वहां पे उस पोजीशन पे होगा 1, बाकी सारी पोजीशन पे होगा 0। तो इसका सीधे प्रैक्टिकल देखो, ये मैंने लिखा हुआ है 5, यही प्रोग्राम आई फंक्शन लगा के रन करते हैं। तो देखो
आ गया 1 और बाकी सारी पोजीशन पे क्या है 0। 5x5 का एरे है ये, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फुल। तो फुल क्या करता है, जो भी आप यहां पे शेप दोगे, ठीक है, उस शेप में सारी वैल्यूज ए रख देगा। ठीक है, मतलब 5x4 का एक एरे बनेगा और उसमें सारी वैल्यूज ए होंगी स्ट्रिंग टाइप की। अब हम देखते हैं random.rand। तो ये क्या करता है, हमने सिंपल numpy इंपोर्ट किया, np.random.rand लगाया और 3x4 हमने शेप दे दी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 3x4 शेप का एक एरे बनाएगा जिसमें रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होंगी, मतलब रैंडम डेसिमल वैल्यूज होंगी। ओके, किस रेंज में 0 से 1 के बीच की वैल्यूज होंगी। ओके, तो इसका आउटपुट देखो किस तरीके से आता है, ये लिखा हुआ है random.rand, शेप दी है, कोई भी शेप दे सकते हो आप 2D एरे में। ओके, तो ये देखो 3x4 शेप हमने दी थी, तो 3x4 शेप का एक 2D एरे आ गया जिसमें सारी वैल्यू 0 और 1 के बीच की हैं, सारी रैंडम वैल्यूज हैं, अपने आप आई हैं। ओके, हमने इनको नहीं लिखा। अब हम देखते हैं random.rand का एक और एग्जांपल। तो लास्ट 9th वाले एग्जांपल में हमने इतना तो किया ही था, बट इसमें क्या कर रहे हैं, हम रेंज को बढ़ा भी सकते हैं। मतलब हम सिर्फ इतना लिख रहे थे तो 0 से 1 के बीच की वैल्यूज आ रही थी, लेकिन अब हमने क्या करा, इंटू 100 या कितनी भी वैल्यूज को इंटू कर, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 0 से उस नंबर तक की रेंज में, ठीक है, रैंडम वैल्यूज से इस शेप का, जो भी शेप हमने यहां पर दी है, इस शेप का क्या बन जाएगा, एरे बन जाएगा। ठीक है, रैंडम वैल्यूज से जो भी हमने रेंज यहां पे दी है, ठीक है, उस रेंज के बीच में। तो इसका एग्जांपल देखो, तो मैंने यहाँ पे 0 से 1000 तक के बीच की वैल्यूज ली है। ठीक है, तो देखो आउटपुट देखो, ये आउटपुट आया है। हमने शेप क्या दी थी 5x4, तो 5x4 का एक एरे बन चुका है। कोई भी मैं नंबर लिख सकता था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे 7 लिख दिया, तो 0 से 7 के बीच की रैंडम वैल्यूज से 5x4 का एक एरे बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 0 से 4 तक की, 0 से 7 तक की रैंडम वैल्यूज का एक एरे बन गया 5x4 शेप का। अब ये देखो random.randint। तो random.randint क्या करता है, सिंपल आपने np.random.randint लगाया और यहाँ पे आपने क्या करी, रेंज दे दी और ये शेप दे दी आपने। ठीक है, साइज में रख के। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इस साइज का, मतलब 2x3 साइज का एक एरे बन जाएगा और उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 1 से 10 के बीच की होंगी सारी वैल्यूज। 1 इंक्लूड हो सकता है, 10 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। random.randint लगाया और मैंने यहाँ पे 7 से 10 के बीच की रेंज ली हुई है, तो 2x3 का एक एरे बनेगा, 7 से 10 तक के बीच की सारी वैल्यूज होंगी। आई मीन रैंडमली कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो देख लो इतनी वैल्यूज आई है, और अगर मैं यहाँ पे 7 को हटा के 1 कर देता हूं, तो देखो क्या आउटपुट आता है, 1 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये देख लो। तो आपका जो वर्किंग विद नंपाई जो चैप्टर है, वो बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड मींस पहला पार्ट ये है, पहला पार्ट ये है का मतलब कि पहले पार्ट में आपको नंपाई एरे किस किस तरीके से क्रिएट करना है, मतलब नंपाई एरेज का पूरा बेसिक सिखाया गया है। ठीक है, कि किस किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, एनाटॉमी क्या होती है। अब सेकंड पार्ट जो है वो है आपका ये, जिसमें आपको नंपाई एरेज के को मैनिपुलेट करना सिखाया गया है। मैनिपुलेट करना मींस आप किस तरीके से वर्क कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो। सिंपली अगर शॉर्ट एक वर्ड में कहूं तो नंपाई एरेज को मैनिपुलेशन, ठीक है, ये सिखाया गया है आपको सेकंड पार्ट में। तो जो फर्स्ट पार्ट है वर्किंग विद नंपाई का, वो मैंने यहां पे कवर कर चुका हूं। सेकंड पार्ट जो है जहां पे आपको एरेज का मैनिपुलेशन सीखना है, वो मैंने पार्ट 2 में कवर किया है। क्योंकि अगर मैं एक ही पार्ट में बनाता तो 1.5 से 2 घंटे की वीडियो हो जाती और वो काफी लेंथी हो जाती, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो सेकंड पार्ट है वर्किंग विद नंपाई का, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लो। ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ सारे टॉपिक समझाए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, और ये मैं आपको बता ही चुका हूं नंपाई डेटा टाइप्स। ठीक है, ये इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना चुकी है। मैं चाहता तो इसी में कवर कर देता, पर मैं आपको डीपली समझाना चाहता था, अच्छे से समझाना चाहता था। ठीक है, और तो इसलिए मैंने अलग से इसका ट्यूटोरियल बनाया, क्योंकि अगर मैं इसी में इंक्लूड करता तो यही एक टॉपिक जो इतना ज्यादा यूज में भी नहीं आया है इस चैप्टर में, ये पूरा टॉपिक ही कम से कम 20 मिनट तो ले लेता। ओके, तो इसलिए मैंने अलग से एक ट्यूटोरियल बना दिया।